अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मौसम जो है शहर कायद का वो कुछ ऐसा है कि आज सुबह कुछ बेहतर था। ऐसा लग रहा था जैसे शायद बारिश हो सकती है, लेकिन इसका कोई इम्कान नहीं है। लेकिन आप सोच तो सकते हैं ना कि मौसम अच्छा हो जाएगा और बारिश होगी। तो अच्छी सोच रखने से ऐसा हो भी सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपके सोचने से बदल भी जाती हैं और आपके दुआ मांगने से मसाइल हल भी हो जाते हैं। तो भाई दुआ मांगते रहिए, अच्छा अच्छा करते रहिए अपने लिए, दूसरों के लिए। अच्छा जी, ख़वातीन के लिए आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो टिप शेयर करने वाली हूँ और वो टिप ये है कि यूजुअली जब ख़वातीन सुबह सो के उठती हैं तो उनको ये मसला होता है कि उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही होती है और ख़ास तौर पर आइज़ जो हैं वो स्वेल हो रही होती हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जब आप सुबह उठ जाते हैं और आपकी आंखें आपको स्वेल लगती हैं तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने ठंडे पानी से अपना जो फेस है उसको वॉश करना है। और अगर आपके पास कॉटन है या कोई कपड़ा है, नॉर्मल कपड़ा जो होता है जिससे स्किन के ऊपर स्क्रैच ना पड़े या कोई निशान ना पड़े, वो आपने ठंडे पानी में भिगो के, यानी रुई आपने ठंडे पानी में भिगो के या टिशू सॉफ्ट कोई कपड़ा भिगो के आंखों के नीचे रखना है। तो अगर तो वो वाकई आपको इस तरह की एलर्जी है कि वो आपको कोई चीज़ खाने से हुई है या फिर वो आपको कोई सुपरफिशली हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक होती है तो फिर आप उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो आई एडिमा होता है और वो आपकी किडनी की खराबी की पेशगोई कर रहा होता है कि जी आप अपनी किडनीज चेक करा लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं खबर, और ये है फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड। जी हाँ, जहाँ पर जोशो खरोश जारी है वहाँ पर टिकटों के हवाले से क्या खदशात है भाई फीफा वर्ल्ड कप को, फीफा तंजीम को, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो भाई बरतानवी जरीदे के मुताबिक हुआ कुछ इस तरीके से है कि बरतानवी जरीदे के मुताबिक फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए 1,80,000 टिकट दोबारा फ़रोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। अच्छा, अब जो वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचेस हैं उसकी टिकटों की डिमांड कम होने पर आलमी फ़ुटबॉल तंजीम फीफा को खदशा है कि स्टेडियम्स खाली रह सकते हैं। बरतानवी जरीदे ने कहा है कि टिकटों की दोबारा ऑनलाइन फ़रोख्त की रीसेल पोर्टल पर टिकटों की कीमतें एक माह में 20% कम हो गई हैं। अच्छा जी, और फिर कई रीसेलर्स को टिकट फ़रोख्त में नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, अमेरिका के इफ्तिताही मैच के 4,400 टिकट अब भी बिकने के लिए दस्तयाब हैं, जबकि मजमूई तौर पर कलेक्टिवली फीफा पोर्टल पर अब भी हज़ारों टिकट बराह रास्त दस्तयाब हैं। जबकि इसी दौरान न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में टिकटों की कीमतों की जो फ़रोख्त है उस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट की कीमतों का आगाज़ $4,185 से हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 11,64,000 से ज़ायद रकम बनती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में जो है पहले मौसम शेयर कर लेते हैं, फिर बात करेंगे मायरा खान की। तो शहर कायद का जो मौसम है क्या है? शहर कायद का मौसम, अब मैं नहीं कहती कि औसम है, क्योंकि वो औसम है नहीं। शहर कायद में गर्मी की जो है फ़िज़ा वो बरकरार है, गर्मी की लपेट में शहर कायद। मौसम गर्म है और मरतूब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो है जी 32 डिग्री सेंटीग्रेड और शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री है और शहर में जुनूब मगरिब सिम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 24 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है। अच्छा जी, अब मायरा खान क्या कह रही हैं? मायरा खान कह रही हैं कि जी मेंटल हेल्थ पर बात करनी चाहिए और लोग मेंटल हेल्थ पर बात करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन हम आपको ज़रूर बताते रहते हैं अपने शो के ज़रिए कि आपको अपनी मेंटल वेलबींग के लिए काम करना चाहिए। तो मायरा खान कहती हैं कि जी ज़हनी अमराज भी दीगर बीमारियों की तरह होते हैं और उन्होंने जो है जब यहाँ पर शिरकत की और लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये सब बातें की हैं, तो ज़ाहिर है उनके फ़ैन्स उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, सुनते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि माइंडसेट तब्दील करना है और ज़िम्मेदारों को मिसाल बनाना बड़ा ज़रूरी है। उनका यही कहना है कि माशरे में जो हिरासानी और तशद्दुद के वाक़यात हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। तो जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ सबकी बड़ी ज़रूरी है और उसके ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है, ये कहती हैं जी मायरा खान। अब कुछ बात करते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी जो है उसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और क्या हो रहा है हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ न्यू नेट्रोलॉजी कोरंगी में 22 जदीद वेंटिलेटर्स जो हैं उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इटली के कौंसल जनरल
फैब्रियो बैली ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी का दौरा किया और 22 जदीद वेंटिलेटर्स का इफ्तिताह किया। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि तिब्बी माहिरीन के तबादलों, इस्तेदाद कार में इजाफे और सेहत के शुबे मुश्तरका इकदामात के इम्कानात का जो जायज़ा है वो भी किया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामला आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि जी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जो है वो आज होने जा रहा है। आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेटर सलीम मानवीवाला का कहना है कि ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए हैं। उन्होंने कहा कि चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब देने पर इत्तेफाक राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र विफाक को दरकार थी। तो ये हैं जी आज की अहम खबरें। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मज़ीद बातें आपके साथ में करेंगे, मज़ीद पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम ऐसी डाइट के हवाले से जिसके बारे में जब मैंने सुना तो मैं बहुत हैरान हुई और मुझे खुशी भी हुई कि भाई ठीक है जी, अगर पोर्शंस में आप डाइट कर रहे हैं और खाते पीते डाइट कर रहे हैं जिसमें आपका वज़न जो है वो कम हो रहा है लेकिन आपका खाना पीना बंद नहीं हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो कि एक ऐसी टेक्निक है या ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए आप अपना खाना पीना भी जारी रखते हैं और कुछ टाइम के लिए फिर आप फास्टिंग पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न भी कम होता है लेकिन एनर्जी डाउन नहीं होती। इसके अलावा आप लेथार्जिक नहीं होते। इसके अलावा आपके फेस के ऊपर जो उदासी आती है वज़न कम होने के बाद, जो वीकनेस या कमज़ोरी फील होती है वो भी फील नहीं होती। तो इस डाइट को करने का तरीका क्या है और ये कौन लोग करते हैं, किस एज में करते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नौशीन अब्बास मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नौशीन? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौशीन, हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपने दिन का बहुत सारा हिस्सा इस बात पर ज़ाया कर देती हैं मुख्तलिफ रिसर्च करके या मुख्तलिफ चीज़ें देख के कि वो अपना वज़न कैसे कम कर सकती हैं। लेकिन ये जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से अभी हमें बताना है, इसके फ़ायदे भी बताइए और ये बताइए कि ये टेक्निक बाकी जो डाइट लोग कर रहे होते हैं, क्रैश डाइट है या बाकी जो डाइट्स होती हैं, उससे कितनी मुख्तलिफ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ईटिंग पैटर्न, हम चाहते हैं कि हमारा ईटिंग पैटर्न ठीक रहे। हम चाहते हैं कि क्योंकि या तो लोग क्या करते हैं कि सारा दिन भूखे रहते हैं और रात में ज्यादा खाते हैं, या सुबह में ज्यादा खा लिया, रात में कम खा लिया। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, पहले हमें समझने की जरूरत है। इसमें एक ईटिंग विंडो होती है और एक फास्टिंग विंडो होती है। ईटिंग विंडो से मेरी मुराद है कि जैसे, चले पहले फास्टिंग की बात कर लेते हैं। जैसे हमने रात 7 साढ़े 7 बजे अपना डिनर कर लिया, ठीक है, और 8 बजे से हमारी फास्टिंग शुरू हो जाती है। इसको ऐसा ले लो जैसे सहरी कर ली है और अब आप आगे खा नहीं सकते, ठीक है। और नेक्स्ट डे सुबह 12 बजे के करीब हम अपना फर्स्ट मील लेते हैं, सही। लेकिन ये जो फास्टिंग विंडो है थोड़ी सी हमारे रमजान से डिफरेंट है। इसमें आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, इस्पागोल ले सकते हैं, तो मलंगा ले सकते हैं। एनीथिंग विच इज बिलो 5 to 3 कैलोरीज आप उसको खा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में शुगर सर्ज पैदा ना हो। ये हो गई आपकी फास्टिंग विंडो। और ये बेसिकली होती है 16 से 18 घंटे की फास्टिंग विंडो, ठीक है। ठीक है। है ईटिंग विंडो, दिन 12 से शाम 7 बजे तक आपने कुछ 7 साढ़े 7 बजे तक कुछ खाना है। लेकिन इसमें अब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर चीज खा लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा वेट लूज करें, आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, तो उसके लिए यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। मेक अ प्रॉपर डाइट प्लान कैलोरी डेफिसिट के साथ, और उसको फिर आप अपनी ईटिंग विंडो में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। वो क्या रहा है कि बॉडी जो 12-16 घंटे भूखी रहती है, उसमें जो आपका स्टोर्ड फैट है वो उसको बर्न आउट कर रही है, उसी से एनर्जी प्रोडक्शन ले रही है और उसी से आपकी बॉडी को चला रही है। सो आपका जो खाना है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं। तो दैट्स वे आपकी जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न आउट होना शुरू होता है और आपका जो वेट लॉस है या आपका जो भी, उससे ये भी है कि इंसुलिन भी कंट्रोल में आती है, डायबिटीज लेवल भी कंट्रोल में आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लेके साथ साथ चलते हैं। सही। अच्छा, सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन अब जब किसी को कहा जाता है ना कि जी आप ऐसी डाइट पर चले जाएं जिसमें आप खाते पीते भी रहें और फिर आप जो है अपना वज़न भी कम करें,
तो ये ज़रा बताइए कि इसका तरीक़ाकार क्या है, कौन लोग ये डाइट कर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग ये डाइट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट की जाए और कितने दिन चलती है डाइट? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ लाइफस्टाइल। जैसे लोग 5 मील्स अ डे हाँ। और जो करते हैं ना इस तरह, तो इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। हाँ। सो नाउ अब होता क्या है कि आपने करना क्या है, इसमें आप हर एज ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा क्रॉनिकली डायबिटिक है, यानी कि उनको मैं मना करती हूँ, क्योंकि देखो इसमें ब्लड शुगर लेवल्स नीचे ड्रॉप करते हैं और राइट। फिर हाइपो में जा सकते हैं। हुँ। सो आप अगर एज ग्रुप क्या है, एवरी एज ग्रुप कैन डू इट, लाइक अप टिल मैं 50-55 ईयर्स तक, फ्रॉम 20 ईयर्स टू 55 ईयर्स आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आराम से कर सकते हैं। ये हो गया। सही। उसके बाद ये है कि आपने अपनी मेडिकल कंडीशन को जरूर देखना है। हर किसी पे इंटरमिटेंट फास्टिंग इंप्लीमेंट नहीं होती, सही। सो क्योंकि इसमें प्रोलॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग है। तो ये आपने देखना है कि गॉड फॉरबिड अगर किसी को रिफ्लक्स है, एसिडिटी है, किसी के ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप करें, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। आप जरूर उसमें हेल्प लें एंड इन चीजों को हम आगे लेके चल सकते हैं। सही। तो कितना लॉन्ग इसको रखना पड़ता है फास्टिंग को, कैसे स्टार्ट करना पड़ता है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, फास्टिंग के दौरान क्या चीज़ें होती हैं, और 3 महीने की फास्टिंग है या फिर 2 महीने की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, किस तरह से कंटिन्यू होती है? So intermittent fasting is a lifestyle. I've seen people who ओके। once start intermittent fasting, they've been following it for years and years. ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। सही। Until unless कोई आपको मेडिकल कंडीशन हो रही है। Secondly, प्रोफेशनल हेल्प लें। जरूर शुरू करने से पहले अपने आप को एनालाइज कर लें, अपने ब्लड शुगर लेवल्स देख लें, अपना RFTs देख लें, इंसुलिन लेवल्स देख लें, 3 महीने वाली शुगर देख लें, ये सारी चीजें होंगी। ड्यूरेशन मैंने बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है, खा क्या सकते हैं। खाना आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, इसका मतलब ये नहीं है। देखो अगर सपोज अगर आपकी जो ईटिंग विंडो है और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा वजन कम करूं या अपना वेट मेंटेन करूं, तो आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है। सपोज आपके प्रेजेंट बॉडी वेट पे आपका वेट, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आ रही है 2000 कैलोरीज, आपने एक अच्छा सा 1400 कैलोरीज यानी कि 600 कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बना लिया, हाँ। उसको आपने अपनी ईटिंग विंडो में इम्प्लीमेंट करना है। मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म से कहूंगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग डजंट मीन, आई हैव सीन पीपल नॉट gaining any जो फायदा फ्रॉम द इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज वो खा इतना कुछ रहे होते हैं जिसमें उनका ख्याल है कि वो डेयरी आइटम्स भी खा सकते हैं, वो बेकरी आइटम्स भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। नो, व्हेन यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपको चाहिए कि आप चीजों को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी प्रोटीन यानी कि गोश्त, अंडा, मुर्गी, दालें, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लें। और जो डेयरी आइटम्स है ना, जो कि बहुत क्रीमी है या बहुत ऑयली है, उससे आपने जरा थोड़ा इज्तनाब करना है। पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। पानी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पानी ले रहे होते हैं मोस्टली, हाँ। आपको पानी प्यास होती है जिसको आप भूख के साथ मिक्सअप कर रहे होते हैं। तो सही। आप देखें कि अगर आप पानी लेते रहेंगे तो आपको भूख भी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। और सही। इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला हफ्ता, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मुश्किल होता है, लेकिन ओके। वंस यू गेट होल्ड ऑफ, आपको लगता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, फिर इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। सही। अच्छा, ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो मुझे अभी तक बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि जल्दी जल्दी वज़न कम करती है। तो अगर किसी की शादी हो रही है, 3 महीने बाद किसी की शादी है, किसी के भाई की शादी है 3-4 महीने बाद या 1 महीने बाद, और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाते हैं, तो क्या उससे जल्दी वज़न कम हो जाता है? एब्सोल्युटली हो जाता है, बट कैलोरी अच्छा। डेफिसिट में जाना होगा। ओके। साथ में वॉक, एक्सरसाइज जरूर करनी होगी और हाँ। आप उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। सही। तो कितने दिन में वज़न वैसे कम हो जाता है अगर आप इस फास्टिंग देखो, पर रह रहे हैं तो? मैं अगर तुम्हें कहूँ 10 दिन में हो जाए और ना हो, तो लोग कहेंगे अरे डॉक्टर नौशीन ने तो कहा था 10 दिन में हो जाए। हाँ। सो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, एवरी हाँ। बॉडी इज डिफरेंट, बट येट दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स, आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने अपने वेट को नहीं मॉनिटर किया और ये बढ़ गया है, तो मैं ये हाँ। दिस इज वन ऑफ द, तो आप ये कर सकते हैं, बट टाइम ड्यूरेशन मैं नहीं बता सकती। टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि ये बहुत रैपिडली जो है वो वेट लॉस करता है, आप ये कह रही हैं। यस, सही। अच्छा, जी ये बिल्कुल बताएं कि जो लोग इस फास्टिंग को करना चाहते हैं, आपने कहा ठीक है किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो ये फास्टिंग ना करे, लेकिन अगर उसके अलावा लोग करना चाहें तो इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले जब वो इस फास्टिंग पर जा रहे होते हैं या वो सोच रहे होते हैं कि जी ठीक है हमने भी जल्दी से वज़न कम कर लेना है, तो उसके साथ वो एक्सरसाइज, योगा और बाकी एक्टिविटी कर सकते हैं कंटिन्यू?
एब्सोल्युटली, मैंने कहा ना कि और आप कोशिश करें जो हाँ, आपकी ईटिंग विंडो है ना जिसमें आप खा रहे हैं, हाँ, अगर आप उसी में अपनी एक्सरसाइज रखेंगे तो जो आप खा रहे हैं आप उसको बर्न आउट कर रहे होंगे, तो सही, वो बॉडी के लिए बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने जो है बर्न आउट भी किया और आप खा भी अच्छा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक बैलेंस आ जाता है। सही, बेसिकली कैलोरी डेफिसिट जो है वो बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रही होती है इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में। सही। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये बताएँ, इस फास्टिंग को करने से बेनिफिट्स क्या हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जी अच्छी नींद हो जाती है, हाज़मा बेहतर हो जाता है, आप मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग वंस इट्स अगर आपको लगता है कि आपको सूट कर रही है तो इसके हाँ, फायदे क्या-क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले तो आपके गट यानी कि आपके मैदे को रेस्ट मिलता है। हर वक़्त राइट। जो हर तरह का खाना है तो वो हील करना शुरू करता है। सेकंडली ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी अपनी ही फैट को खा रही है तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह भी जा रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस की तरफ भी जा रही होती है, ठीक हुँ, है? हुँ, उसके अलावा जैसे पीसीओएस एक टर्मिनोलॉजी होती है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस में बड़ा अच्छा हेल्प आउट कर रहा होता है। हुँ, क्योंकि जब आप खा नहीं रहे होते तो इंसुलिन इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती प्रोड्यूस नहीं और होती, हाँ। प्रॉपर्ली शुगर सेल्स वो नहीं हो रहे थे, प्रोसेस नहीं हो रहा होता। हाँ, हाँ, थर्डली फोर्थली आप वेट लॉस कर रहे हो, डेफिनेटली एक एक इट्स लाइक पूरा दिन आप इट्स लाइक आपने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, 16 हाँ, घंटे, देन यू फॉरवर्ड टू अ ट्रीट, तो वो बॉडी को बड़े हैप्पी हार्मोन्स दे रही होती है, तो बॉडी अच्छी एक रूटीन की तरफ बन जाता है। आप सारा दिन खाते रहते हैं, आपको कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती। आप हाँ, 16-18 घंटे के भर के बाद खाते हैं तो आप कहते हैं ओह अच्छा वी बीन तो इसमें एक चीज मैंने और देखी है, हाँ। इसमें एक ग्रैटिट्यूड भी आता है, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह ताला कि यस, यस, आप हाँ, खाना आपने खाना खाया और सारी चीजें जो हम जनरली मिस कर देते हैं। तो सही। ये वो सारी चीजें देखा जाए तो आई थिंक 8-10 चीजें जो मैंने बताई हैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के फवायद हैं जो आपको दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, और जब आप फास्टिंग करते हैं तो फिर आप स्पिरिचुअल तौर पर भी जो है वो कहीं कनेक्टेड हो रहे होते हैं और आपको पता चल रहा होता है कि जी वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है। अच्छा, अब जो लोग एब्सोल्युटली। अब जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, उनको क्या खाना चाहिए, ये ज़रा बताइए? अच्छा देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सपोज 1200 या 1400 कैलोरी इनटेक है, इसमें हुँ, ना दो तरीके हैं। जैसे सही। सपोज आपने 12 बजे या 12:30 बजे अपनी ईटिंग विंडो खोली है, तो हाँ, दैट्स मील वन। आपने मील वन में क्या लेना है, हैव प्रोटीन्स, अंडा लें, टोस्ट लें, हाँ, चपाती लें, फ्रूट लें, हैव अ गुड कप ऑफ टी, साथ में हाँ। आपने जो है वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो हुँ, वो आपने कर लिया। हुँ, तो ये एक तरह का आपका नाश्ता हो गया जो आप कर सकते हैं। और लोग कहते हैं चाहे हम तो जी ऑफिस जाते हैं तो साथ बना के ले जाएं, ठीक है, ये हो गया एक चीज। सेकेंडली फिर आता है उसके बाद एक स्नैक वन आता है जिसमें आपने फ्रूट ले लिया, फिर एक आता है स्नैक टू जिसमें आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। हाँ, और जब आपकी ईटिंग विंडो बंद होने वाली होती है यानी कि जब रात का वक्त आ रहा होता है 7 साढ़े, देन यू टेक योर मील टू। मील टू में भी आपके पास चपाती, राइस, एक पोर्शन होना चाहिए, साथ में घर का कोई सालन ले लिया, कम तेल में पका हुआ, सब्जियां, सलाद बना ली, ग्रिल फूड ले लिया। सो सही। ये से क्या होगा कि एक अच्छा पोर्शन आपका बन जाता है, एंड दैट्स हाउ यू क्लोज योर ईटिंग विंडो। सही। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त बात हुई आपसे, और लोगों को समझ में आ गई होगी कि आज हमने उनको कितनी ज़बरदस्त फास्टिंग के हवाले से बताया कि अगर आप इस डाइट पर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये लाइफ टाइम तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपकी हैबिट बन जाएगी। यानी जब कोई चीज़ आपकी हैबिट के अंदर शामिल हो जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू कंट्रोल। क्रेविंग भी कंट्रोल होगी, हाजमा भी बेहतर होगा, फिर आपके स्टमक पेन्स जो हैं वो भी बेहतर होंगे, जिन लोगों को पीसीओज हैं वो भी चीज़ें बेहतर होंगी, शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है। हाँ, क्रॉनिक डिजीज़ वाले इस डाइट को फॉलो ना करें। चलें, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एक और गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। अब हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं कि जिस इशू पर बात तो बहुत की जाती है लेकिन उस मसले का कोई हल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ख़वातीन खुद आकर इस बारे में बात नहीं करती, रिपोर्ट नहीं करती। आए दिन कराची में आपको ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जिसमें औरतों पर जो है वो तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। कई केसेस रिपोर्ट होते हैं लेकिन कई केसेस रिपोर्ट नहीं होते, और ख़वातीन को अब अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी, अपने हुकूक़ के लिए निकलना होगा, बात करना होगी, बताना होगा, वरना ये मसला इसी तरह चलता रहेगा और आए रोज़ कोई ना कोई ख़बर बनकर हमारे सामने आते रहेगी। चाहे वो कोयटा में हुआ वाक़या हो जहाँ पर तेज़ाब फेंका गया एक खातून डॉक्टर के मुंह पर, या फिर वो कराची में मियाँ बीवी का वो वाक़या हो जिसमें मियाँ ने बहिमाना तशद्दुद किया, और जो कुछ हुआ वो अभी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है महम जमाल ने, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है?
हैं। अच्छा महम, तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन विमेंस और चिल्ड्रन ऑल्सो, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और अभी जो स्टैट्स हमने देखे, आदादो शुमार देखे, उसमें अभी इस साल के 4 महीनों में भी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से रिपोर्ट सामने आई, तो वो हैरान कुन है कि इतना ज़्यादा जो दर्ज शिकायत हैं उसमें इजाफा हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के ये जो वाक़यात हैं, इनको कैसे रोका जाए, ख़वातीन को कैसे एजुकेट किया जाए कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जिसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस भी कहते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ज़िम्रे में क्या क्या आता है कि किसी भी आपके जेंडर की बेसिस पे आप पे किसी किस्म का भी वायलेंस, तशद्दुद किया जाता है, उसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। अब इसकी कई फॉर्म्स हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं इसके। जिस तरह की एक हमने देखा कि अभी बहुत नासाज आपका वाकया हुआ डॉक्टर महनूर के ऊपर, जिसमें एसिड अटैक के थ्रू हुआ। आए दिन हम ऑनर किलिंग के केसेस देखते आते हैं। फिर कहीं पे आपका कराची में जो वाकया पेश आया मर्डर का, सिर्फ एक रिफ्यूजल पे। सो यस, ये सारी तरह की जो चीजें हैं, इसको हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के जिम्मे में लाते हैं। इवन आपकी, और इसमें सबसे ज्यादा जो शुमार होते हैं उसमें औरतें, बच्चे और इवन आपके ट्रांसजेंडर जो हैं वो इसमें शुमार होते हैं। सही। नाउ अब दूसरी जो चीज है कि हम इसके ऊपर अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं। देखें, ये तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे, क्योंकि इनके डिफरेंट कानून अट्रैक्ट होते हैं। ऑनर किलिंग के लिए आपका डिफरेंट कानून है, आपका एसिड अटैक्स के लिए डिफरेंट कानून है, और इन सारे कानून में मोस्ट ऑफ इट में आपने, गवर्नमेंट ने अपने कानून साजी में ये लिख दिया है पब्लिक अवेयरनेस। बट एट द सेम टाइम जिस तरह सारा मीडिया बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत पुश के साथ आपका ये फोकस है उनका कि लोगों में पब्लिक अवेयरनेस थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो कर रहे हैं। सो यस, दैट इज ट्रू कि हम किस तरह से अवेयरनेस कर सकते हैं। हम अपने तौर पर चैनल्स के थ्रू, गवर्नमेंट हर तरह से इसमें से अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है। सही, बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। अच्छा, अगर हम ख़वातीन को एजुकेट करने के लिए उनको ये बताना शुरू करें कि उनके कितने हुकूक हैं, यहाँ पर हेल्पलाइन भी मौजूद है, उन पर जब तशद्दुद किया जाता है तो उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए, तो सबसे पहले जो सोशल प्रेशर है वो उनके आड़े आता है और वो ये कहती हैं जी समाज क्या कहेगा, मतलब सोसाइटी क्या कहेगी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है, या सोसाइटी क्या कहेगी कि तुम्हारा भाई तुम्हारी जायदाद में जो है वो हक नहीं दे रहा है, या बाप जो है वो तशद्दुद कर रहा है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन में वो होती हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये होता है कि जो वो एक सोशल बैरियर होता है ना, एक वो जो एक हिचकिचाहट होती है वो उनके साथ होती है। दूसरा, अब हम ये कर सकते हैं कि हम उनको उनके राइट्स बता सकते हैं। अगर मैं कोयटा के वाक़े का जिक्र करूं तो आप ख़ुद देखें महम कि वो जो वाक़या हुआ है वो दिल दहला देने वाला वाक़या है। मतलब कितनी सफाकी से वो शख्स आया और उसने, वो जो डॉक्टर हैं, उनके चेहरे पर तेज़ाब फेंका और तेज़ाब गर्दी का ये वाक़या खुलेआम और चला गया। अगर इस तरह का वाक़या खुदा न खास्ता किसी के भी साथ हो तो उसके क्या राइट्स हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं और उसके लिए कानून क्या कहता है। और ये जो तेज़ाब इस तरह से खुलेआम फ़रोख्त हो जाता है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई किसी किस्म की बात की गई या आवाज़ उठाई गई कि ये मिल कैसे जाता है इतनी आसानी से लोगों को? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सबसे पहले तो इसके कानून की तरफ आते हैं कि आपका एसिड अटैक के हवाले से क्या कानून है। आपके पाकिस्तान पीनल कोड में 2011 में इसकी अमेंडमेंट कर दी गई थी, जिसमें सेक्शन 336 में के तहत आपके कोई भी इंसान, कोई भी मुल्जिम विद द इंटेंशन किसी पे एसिड फेंकता है। अब एसिड क्या है? एसिड सिर्फ और सिर्फ तेजाब को नहीं डिफाइन किया गया, कोई भी करोसिव सब्सटेंस जो कि डेंजरस होता है और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको एसिड के जिम्मे में ले लिया गया है और साथ साथ करोसिव सब्सटेंस का वर्ड यूज कर दिया गया है। अब इसके ऊपर मुल्जिम को 14 साल मिनिमम सजा हो सकती है। अब मिनिमम का मतलब है कि इससे नीचे तो सजा गिर ही नहीं सकती। मैक्सिमम जज के डिस्क्रेशन पे है, वो आपको उम्र कैद की भी सजा दे सकता है, वो 18 साल की भी दे सकता है, वो 20 साल की भी दे सकता है, 25 साल की भी। ये टोटली डिस्क्रेशनरी अपॉन द जज है, लेकिन 14 साल से नीचे की सजा वो नहीं करेगा कभी भी। तो 14 साल तो आपकी मिनिमम पनिशमेंट सेट हो गई है। दूसरा पहलू जो हम देखते हैं कि आपको खुदा न खास्ता, क्योंकि कोई भी हम बात करते हैं किसी के साथ भी ऐसा वाकया खुदा न खास्ता अगर पेश आ जाता है, आपको FIR दर्ज कराना जो है बहुत जरूरी है। एसिड अटैक्स की सूरत में सिर्फ और सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि आपके बिहाफ पे जाके कोई भी FIR दर्ज करा सकता है।
और इसके अलावा जब एफआईआर दर्ज होती है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक पहलू बता दूं, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ये होता है कि अगर ये एफआईआर दर्ज हो गई है, मामला जब कोर्ट में चला जाता है, ये कहीं पे भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इस मामले में नहीं की जा सकती। बिलफर्ज अगर किसी ने किसी पे विक्टिम पे एसिड फेंका है और उसके बाद इसको प्रेशराइज करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं कि आप कोर्ट में आके ये बयान दे दें, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कानून के तहत ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट की तरफ से आपका केस जाता है और स्टेट ने यानी कि एंड पे कोर्ट ने डिसाइड करना है कि आपको क्या सजा मिलनी है। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह के ऑफेंस में आपकी जो बेल है वो कोर्ट डिनाई कर देता है और वो मिलना बहुत मुश्किल है इस तरह के केसेस में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। जी आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। बिल्कुल। दूसरी बात आती है कि अब इसको क्या खरीदो फरोख्त, एक तो आपका पीपीसी में ये बात लिख दी गई है कि अगर आपकी खरीदो फरोख्त जो है कोई भी लाइसेंस्ड खरीदो फरोख्त नहीं है, सो इवन अगर सेलर ने किसी को एसिड दिया है और उसके बाद जाकर वो इस इंटेंशन से किसी की जिंदगी तबाह कर देता है, सो इवन सेलर के ऊपर भी सजा वो भी लायबल है, उसको भी सजा लगेगी। अगर वो एक बार उसने एसिड दिया किसी को और उसकी वजह से, उस एसिड की वजह से उसने किसी की जिंदगी तबाह कर दी, तो सेलर लायबल है। अगर सेलर ने दूसरी बार फिर ऐसे किया तो आपकी सेलर की सजा बढ़ जाएगी और उसको फाइन भी होएगा। अब इंटरेस्टिंग पहलू एक ये भी है कि एसिड अटैक में सिर्फ और सिर्फ आपकी 14 साल की मिनिमम सजा में 10 लाख की फाइन भी इम्पोज, कोर्ट या फाइन इम्पोज कर सकता है या सजा दे सकता है या दोनों भी दे सकता है। अभी हाल ही में आपका सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो आया है उसमें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और साथ साथ 10 लाख का फाइन भी इम्पोज किया है। सही, बिल्कुल। यानी कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है किसी के साथ भी और कोई विक्टिम है खुदा न खास्ता, तो उसको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, 10 लाख का फ़ाइन भी है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं है। एंड दैट्स ग्रेट। आई थिंक इस तरह के अगर लॉ होंगे तो लोगों को समझ आएगी। और ये जो खुलेआम तेज़ाब की ख़रीदो फ़रोख्त है, इसके लिए भी सेलर को जो है वो पूछा जा सकता है, उसको भी फ़ाइन किया जा सकता है, उसको भी पकड़ा जा सकता है कि आउट ऑफ लाइसेंस उसने तेज़ाब कैसे और क्यों फ़रोख्त किया। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ लोग आते हैं गली महलों की दुकानों पे, ये बिक रहा होता है खुलेआम और वो कहते हैं जी सीवरेज का मसला है और पता नहीं कौन कौन से मसले, और उस वजह से वो तेज़ाब जो है वो फ़रोख्त हो जाता है। चलिए जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल मैम, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कि ख़वातीन को बोलना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर अभी भी हम स्टैट्स देखें ना तो हैरान कुन नताइज हैं कि हम ये सोचते थे महम के दूर दराज इलाकों में, ऐसे इलाकों में यहाँ पर ये तशद्दुद होता होगा जहाँ पर लोग वाकई जिनका माइंडसेट उतना तालीम याफ्ता नहीं है, या फिर वो उस माइंडसेट के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। मगर डेवलप कंट्री कराची में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, मियाँ बीवी का ये वाक़या और ऐसे कई वाक़यात जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुँह बोलता सबूत हैं। ख़वातीन जानों से जा रही हैं लेकिन बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही। हाँ, लॉ मौजूद है, वो बर वक्त जो है कंप्लेन कर सकती हैं, मदद मांग सकती हैं, मगर ख़वातीन को कैसे बूस्टअप करें, कैसे इस तरफ लेकर आएँ, कैसे अवेयरनेस दें कि उनके साथ अगर कोई ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे वाक़यात होते हैं तो वो किसको सबसे पहले कांटेक्ट करें, ज़रा ये बताइए लोगों को। अच्छा, देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो अगर ख़वातीन एक तो इन मामला से भी डरती हैं कि हम पुलिस थाने गए, पुलिस में भी कभी कभार आप ऐसा भी फेस करते हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, या पुलिस वैसे ही जनरली कभी हरास करने के किसी भी आइडिया से आती है। सो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप पुलिस के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं कि अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, आप मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है, ये हमारा जिसको हम पेट्रियार्कल माइंडसेट कहते हैं कि औरतों को स्नब कर दिया जाता है, उनको ये किसी तरह शो कर दिया जाता है
कि नहीं आप घर से नहीं निकल सकते, और अगर आप निकलेंगे तो ये घर का ऑनर खराब होएगा या कोई भी ऐसी चीज होएगी। सो ये तो एक पूरी सोसाइटी का काम है कि उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखें और उनको ये फील कराएं कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, सो आपका बोलना बहुत जरूरी है। कानून मौजूद है, स्टेट आपके साथ मौजूद है, लेकिन आपको एक पहला कदम उठाना जो है वो बहुत जरूरी है औरतों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कदम उठाना बड़ा ज़रूरी है औरतों के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट्स नहीं होते। महम, हमारे पास तो वो केसेस आ रहे होते हैं, रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो रिपोर्टेड हैं, लेकिन आप सोचिए कि अनरिपोर्टेडली कितनी जगहों पर लोगों के साथ न जाने क्या कुछ हो रहा है और वो सिर्फ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपके पास जब केसेस आते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉमन केसेस क्या होते हैं महम? हमारे पास जो केसेस आते हैं, अब मैं आपको बहुत एक छोटा सा भी आइडिया दे दूं कि जब हमारे पास डिवोर्स तक का भी केस आता है ना, सो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हुई होती है, लेकिन औरतें सिर्फ और सिर्फ कहती हैं कि नहीं आप ये डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात है ये आगे तक ना पहुंचाएं, आप सिर्फ और सिर्फ हमें खुला दिलवा दें। सो ये यानी कि कोर्ट को ये बात बताना बहुत जरूरी है और फिर हमें उनको बिठा के उनको काउंसिल करना पड़ता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आज आप तो इस मैरिज से निकल रही हैं, कल को किसी और लड़की की भी वो जिंदगी उसी तरह से खराब कर सकता है। ये कोर्ट को रिपोर्ट करना चीज बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो औरतें कहीं ना कहीं बहुत डरी भी होती है या वो कोर्ट तक बदनामी के उस आइडिया से ये चीज लेके जाना ही नहीं चाह रही होती है। सो हमारे एक तो कि वो जो साइलेंस का आइडिया है ना कि नहीं चुप करा दो, चुप कर दो, और बहुत अक्सर औकात आपके जो पेरेंट्स होते हैं या आपके जो सिबलिंग्स, आपके ब्रदर्स आपके साथ आए होते हैं, वो भी यही आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं औरतों को कि नहीं ये वाली चीज जाने की जरूरत नहीं है, बस चुप करके खामोशी से सब खत्म करा दिया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून आपका वसी है जिसमें कह दिया गया है कि आपने पर्चा कराना है, आपने एफआईआर दर्ज करानी है, बट मैंने बहुत मिनिमम आए दिन हम ये ऐसे चीजें हमसे कंसल्टेंसी ली जा रही होती है, हमसे लोग पूछ रहे होते हैं, बट कभी भी वो जाके एफआईआर दर्ज नहीं कराते। तो ये बहुत कॉमन है कि ये जो साइलेंस का आइडिया है ना कि औरत बोलती नहीं है या उसको अगर वो बोलना चाहे भी उसको चुप करा दिया जाता है। कभी वालिदैन की तरफ से उसको चुप करा दिया जाता है, कभी बदनामी की आइडिया से उसको चुप करा दिया जाता है कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया। सो ये चीज दिस हैज टू स्टॉप। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको रुकना चाहिए और इसके बारे में बात होनी चाहिए। ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और वो किसको कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने जिस तरह से बताया ना कि अभी भी ये माइंडसेट मौजूद है, लेकिन चले जहाँ हम इन ख़वातीन की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो हमारी सारी बहनें हैं, उनका माइंडसेट यही होता है कि जी फैमिली जो है उसकी इज़्ज़त रह जाए, ये बात घर से बाहर ना जाए, और बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर रही होती हैं। लेकिन जो फैमिली है, अगर भाइयों को पता है कि जायदाद में बहन का हिस्सा है तो उसको दे दें, लेकिन उसके लिए वो उसको तड़पाते हैं, तंग करते हैं, और ऐसे कई केसेस देखे हैं, ऐसे कई केसेस आप लोग ही बता रहे होते हैं हमें कि जी किसी ने किसी को मारने तक की कोशिश की या मार दिया। तो इस तरह के केसेस में अगर कोई किसी को प्रॉपर्टी के लिए तंग करे, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे, उसका हिस्सा होने के बावजूद भी, शरई हिस्सा होने के बावजूद भी, लॉजिकल हिस्सा होने के बावजूद भी, और फिर उसको मारने की प्लानिंग करे या मार दे, तो उसके लिए क्या सज़ा है? देखिए, कोर्ट ने आपके और आपके स्टेट ने लॉ बहुत क्लियर कर दिया है कि औरत का हिस्सा आप डिनाई नहीं कर सकते। आपके बहुत सारे कानून मौजूद हैं, जिस तरह फेडरल में आपका ओम्बड्समैन है, सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है औरत ने कि मुझे मेरा शेयर नहीं दिया जा रहा, उसमें उसने सिर्फ ये बताना है, उसको उस तरह से प्रूव करना भी नहीं है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जिम्मे में भी अगर आ जाते हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो, क्या जरूरत है। सो वो हम अब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख रहे हैं क्योंकि कोर्ट्स ने ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट्स दी हैं कि जिसमें औरतों को उनका राइटफुल शेयर दिया गया है। भाई सिर्फ ये नहीं है कि उनको डरा धमका देते हैं, उनको कभी कभार हमने तो यहाँ तक देखा है इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है कि नहीं तुम क्या करोगी, मेरी फैमिली मुझे पालनी है, तुम्हारा तो शौहर है तुम्हें पाल सकता है, तो मुझे जरूरत है। सो वो ना चाहते हुए भी अपना शेयर कहीं ना कहीं वो छोड़ देती है। सो वो अब जिस तरह के हमारे ओम्बड्समैन बन गए हैं, हमारे कोर्ट्स मौजूद हैं, ये औरतों को जाके रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ पहले तो रियलाइजेशन ही नहीं उनको होती है, वो प्यार और मोहब्बत के आइडिया से छोड़ देती हैं शेयर।
जब उनको रियलाइजेशन कराना बहुत जरूरी है कि नहीं तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, और वो ज्यादती आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, आपको कोर्ट में आना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सही रियलाइज जी, बिल्कुल। जायदाद में हिस्सा होने के बावजूद भी बहनों को उनका हक ना देना, ऐसे भाइयों के ऊपर क्या लॉ है, कानून क्या कहता है? देखिए, आपका जो लॉ है वो बहुत सख्त है, और इसमें आपका जो क्रिमिनल आइडिया है वो आपका किया जाता है कि कोई भी इंसान, अगर कोई भी शख्स का ब्रदर जो है वो आपको डिनाई करता है शेयर, तो आपका, जिस तरह हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है 2015 का, उसमें ये बहुत वाज़ेह तौर पर चीजें कह दी गई हैं कि प्रॉपर्टी की डिवीजन जो है वो शरई तौर पे होएगी, वरना इसकी रेप्रिकॉशंस जो हैं, और इनहेरिटेंस के केसेस में कोर्ट ने ये बहुत कह दिया कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप इनहेरिटेंस का केस जो है वो डिसाइड करोगे। अब अगर आप, क्योंकि हमने पहले अदालतों में 2016-15 में ये रिपोर्ट्स आई कि आपका एक इनहेरिटेंस का शेयर, आपका लैंड का केस जो होता है वो 25 साल ले लेता है पहुंचने तक। सो इन सारे एरियाज में आपके कोर्ट ने फिर आपका 2015 के लॉज आपके मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कह दिया कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर इनहेरिटेंस का जो मामला है वो डिसाइड करना है। सो उसके ऊपर क्रिमिनल रेप्रिकॉशंस भी वो फेस करेगा और सिविल रेप्रिकॉशंस भी वो फेस करेगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छी बात हुई। वेलकम बैक। तो भाई, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन से अपकमिंग ड्रामाज हैं और कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो अब शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं, किस किस के ड्रामा जो है वो क्या क्या कुछ कर रहा है। सजल अली की परफॉर्मेंस जंजीर में बहुत अच्छी है, सना ने बस तेरा साथ हो में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आगे क्या होने वाला है, ड्रामों के टॉप ट्रेंड्स क्या हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे जी आसिम अजहर के हवाले से, जिन्होंने किया है रीमेक। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज भाई मौजूद हैं, शोबिस जर्नलिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, अपने काम के एक्सपर्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम विद माय मॉर्निंग टी। आई एम बैक विद अ बैंग। कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा एजाज भाई, आप अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आसिम अजहर के हवाले से, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आसिम अजहर ने जो है वो बॉलीवुड का एक सॉन्ग रीमेक किया, तू तो है वही, ये सॉन्ग उसका बेड़ा गर्क किया, उसका बेड़ा गर्क भी कर दिया। 5 जून को ये रिलीज हुआ। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, देखिए स्टोरी ये है कि एक्चुअली क्योंकि रिव्यूज बहुत बुरे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखिए, हमारे ना सिंगर्स को आदत पड़ चुकी है कि इनकी बस तारीफें किए जाओ एंड देन दे आर हैप्पी। इससे बहुत सारे पीआर पेजेस काम कर रहे होते हैं, वो इनकी तारीफें, वाओ आसिम आपने कमाल कर दिया, आप तो धुनों के बहुत आला ज्ञानी हैं, कौन है आप, यू नो। देखिए, इंसान गलत भी गा सकता है। देखिए, हमारी लॉर्ड जो है ना, हम लोग इन गानों को देख के बड़े हुए हैं, मतलब जब बड़े होते तो ये गाने छोटे, मतलब ऐसे गाने हैं ये कि दिस कम इन क्लासिक्स, और इन क्लासिक्स को आप झुटला नहीं सकते हैं, ये बड़े सगीर के क्लासिक्स में आते हैं। आप पहली तो बात है कि जब आपने गाना बनाया आसिम साहब, तो यू शुड हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द ऑडियो कंपनी, जो आपने नहीं किया। और मुझे बकायदा बॉलीवुड से भी मैसेजेस अब तो आ रहे हैं इनबॉक्स में कि इन्होंने कैसे गाना बनाया। सेकेंडली, जो आपने रिमिक्स किया है उसमें आपने गाने की तो सोल खत्म कर दी है। मैंने खाली काम किया कि मैंने वीडियो बनाई, और देखिए गाना सबके लिए बनता है। मैंने वीडियो बनाई कि देखो आसिफ, आप अच्छे सिंगर हो, यू आर गुड, बट दिस गाने के आपने बहुत बुरा हालात किए हैं, गाना ऐसा नहीं था। अब आसिफ साहब को ऐसा, देखिए अब सिंगर्स का बड़ापन ये होता है कि जब आप इस तरह की बात सुने तो उसको बर्दाश्त करें। हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है। एक तो आसिम को आप यकीन करेंगे, वो दौर का बच्चा है कि जब इसको मैंने फर्स्ट जब स्टार्ट करा था, इसको मैंने खुद पिक एंड ड्रॉप दे के मैंने अपने शो में बुलाया, रिकॉर्डिंग करवाई, इसको बूस्ट दिया। और आज जब ये थोड़े से मतलब अपने एक्सेल कर जाते हैं काम में, तो इस तरह बिहेव करेंगे। ये फिर कहाँ चढ़ा है कहाँ उतरा है, इसने मेरे बारे में इतनी बातें की अजीब सी। और ये दिस शोज कि आप लोग कितने इनसिक्योर एज अ सिंगर, और आप किसी की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। बकायदा ही एक्चुअली कॉल्ड मी है, एक्चुअली टेक्सटेड मी, मैंने कॉल नहीं उठाया, पर फायदा नहीं। जब आपने इतनी मेरी बेइज्जती कर दी है इस क्रिटिक्स के ऊपर, क्या फायदा बात करने का मुझसे।
और फिर उसके बाद इन्होंने अपने, और फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने ही दोस्त से एक पैरोडी बनवा के मेरे स्टाइल जिसे मैं बोलता हूँ उस पे आके अपना पिन कमेंट करवाया। जो आज देखिए, दिस इज द दौर ऑफ सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज सो क्लियर ऑन एवरी फ्रंट, सब लोग जानते हैं। और अपने नाम में आप दोस्तों को बुला के फ्रॉम शोबिज वर्ल्ड आप कमेंट्स करवा रहे हैं कि अपनी तारीफों के, क्या फायदा? कोई फायदा है इस बात का? आपको इस बात को मानना पड़ेगा आसिम अजहर साहब कि आपने वो गाना बहुत बुरा गाया है। हर सिंगर हर गाने को सही नहीं। हाँ, एक और बात तो मैं भूल गया कि जो इन्होंने कमेंट पास किया तो मुझे गुस्सा आ गए थे, ये गाना मैंने आपके लिए नहीं बनाया अंकल, क्योंकि ये गाना तो मैंने जेन ज़ी के लिए बनाया था। मैं अभी यही कहने वाली थी कि यही कहा जा रहा है कि उन्होंने इसको जेन ज़ी टच दिया है और वो जेन ज़ीज़ जो है इसको पसंद कर रहे हैं। मेरी बात तो हमारे बच्चे भी हैं, वो भी जेन ज़ीज़ में आते हैं, वो भी जानते हैं कि सुर क्या होता है। आसिम अजहर साहब, ऐसे नहीं होता भाई, हवाओं में थी। आपको देखिए, बहुत लोगों ने इस गाने को रिमिक्स किया हुआ है, लेकिन उन्होंने उसकी सोल बचाई है। आपने सोल को भी तबाह किया है और आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है इस गाने के साथ ये पूरा करके। आई एम सॉरी, इट्स टोटली अनअलाउड। और आखिर मेरी बात इस टॉपिक पे ये है कि देखिए, सिंगर्स को थोड़ा सा ना बड़ा दिल, सिंगर्स भी, तमाम एक्टर्स भी, एक्ट्रेस, और ये आसिम तो एग्जांपल है खाली एक। हमारे सेलिब्रिटी जिन पे हम तनकीद करते हैं, हमारे बकायदा इनबॉक्स में आते हैं इंस्टाग्राम पे कि तुमने क्यों कहा, तुमने क्यों किया। भाई ये क्या बात हुई? किसी पर देखिए, हर एक्टर का हर ड्रामा अच्छा नहीं हो सकता भाई, माफ कर दो हमें। एजाज भाई, उसमें इशू ये होता है ना कि वैसे तो वो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कोई रिव्यूज देते हैं या आप उसके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, जब भी वो आपको कहते हैं ना, हाँ, फर्क पड़ता है। तो अगर किसी के, हाँ, फर्क तो पड़ता है। तो अगर किसी के कहने से जी इसने क्या किया बाद में, आप चेक करें, बुखलाहट चेक करें इंसान की कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाकायदा साहिर अली बग्गा से कहा कि आप एक स्टोरी लगाएं कि मैंने एक और रिमिक्स गाने पे कहें कि आसिम तो बहुत अच्छा रिमिक्स करता है। फिर से लिखा उसके ऊपर कि जब मुझे साहिर अली बग्गा ने स्टैम्प कर दिया, मुझे किसी और की स्टैम्प की जरूरत नहीं। तो आई एम सॉरी आसिम, इन बातों में हम नहीं आने का। सॉरी, यू हैव डन वेरी रॉन्ग विद द सॉन्ग। चैप्टर क्लोज्ड। अच्छा, चले, मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेट्स सी कि अब मजीद देखिए, आपने काम करना है आफ्टर दिस शो ना, आपने YouTube पे जाना है, आपने लिखना है ये वादा रहा रिमिक्स आसिम अजहर, बस सुन लीजिएगा आप खुद। हाँ, नहीं बिल्कुल, आई सॉ दैट वीडियो। उसमें कराची की स्ट्रीट्स दिखाई हैं उन्होंने, और जिस तरह से, हाँ, सड़कों पे, बस के अंदर उन्होंने उसको वीडियो शूट किया है। जिस तरह से उन्होंने शूट किया है, चलें, वो तो एक थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन वो गाना, वो गाना जो था वो थोड़ा सा क्लासिक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन जेनजीज जो हैं, हाँ, लेकिन एजाज भाई मैं ये भी कहूंगी कि जेनजीज जो हैं वो उसको कहीं ना कहीं पसंद भी कर रहे हैं। ये भी बात सुने, जेनजीज को क्या पता बेचारों को, उनको तो वही मालूम होगा। सुने, देखिए उनका कसूर नहीं है। देखिए बेचारे जेनजीज बहुत छोटे हैं हमसे अभी, उन बेचारों को वही मालूम होगा जो हम उनको सिखाएंगे या जो उनको हम ज्ञान देंगे। उन बेचारों को क्या पता म्यूजिक का, भी छोटे हैं वो, यंग लॉट है, यंगर एजेस हैं। उनको आप जितना अच्छा म्यूजिक दोगे ना आसिम अजहर, उतना ही वो अच्छे ज्ञान और अच्छे सुर में समझेंगे। अगर आप उनको शुरू से ऐसे फजूल म्यूजिक दोगे तो उनका क्या बनना है, जरा कुछ नहीं बन सकता। आई एम सॉरी, लेकिन एनीवेज माय कांसेप्ट इज दैट गाना इज अ बिग नो। चले, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ड्रामास की बात करते हैं। अपकमिंग ड्रामास हैं, जरा ये बताइए। पहले अपकमिंग करने या टॉप 5 करें? पहले अपकमिंग। ओके, हाँ जनाब, हमारे जो मैंने देखा है कि जब से देखे मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हुआ ना बाय क्रिटिसिज्म, तो मैंने नोटिस किया कि लोग दीवाने हैं। हाँ, लोग ना कुछ दीवाने हैं कुछ बहुत स्टार्स के। तो वहाज अली और यमुना का एक ड्रामा आया था, तेरे बिन, याद होगा आपको, 3-4 साल हो गए, और उस ड्रामे ने 5 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। पता, 5 बिलियन YouTube पे। That's great. Huge number. Oh my God. This is a huge achievement for Seven Sky Productions, और जिन्होंने ड्रामा बनाया था, और वहाज के लिए, यमुना के लिए, उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बहुत लोग इसरार कर रहे थे कि यार हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, और मेकर्स भी काफी हद तक कोशिश कर रहे थे कि हमें पार्ट 2 लाना चाहिए। तो फाइनली एक बहुत बड़ी मैं खुशखबरी अनाउंस कर रहा हूँ, मैं पहले भी अनाउंस की थी कि तेरे बिन 2 की शूट जो है इंशाल्लाह हम सेट पे जा रहे हैं अगस्त में। यमुना और वहाज ही आपके फेवरेट स्टार्स मेन लीड होंगे, और वही जादू होगा मीरा और मुर्तसिम का, और यकीन करें मजा आने वाला है। द स्केल इज ग्रैंडियोर, द स्केल इज ह्यूज, स्टोरी सो, अभी मैं राइटर अनवील नहीं कर रहा क्योंकि राइटर हमने सस्पेंस रखा हुआ है आपके लिए,
चाहिए, लेकिन जल्दी अनवील करेंगे। लेकिन वहां इस वक्त एक और ड्रामा शूट कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं बाद में। और जुमना बाहर है स्टेट्स में, तो जैसे ही वो दोनों साथ आते हैं अगस्त के मिड में, हम दोनों की डेट्स हमारे पास हैं, तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सेकेंडली ड्रामा आ रहा है, बहुत बड़ा ड्रामा। वो ड्रामा का नाम है मिट्टी दे बाबे, गाना था बोल मिट्टी दे बाबे, वो गाना उन्होंने चूज किया। अच्छा। और इस गाने को इस ड्रामे को पता है प्रोड्यूस कौन कर रही हैं? मायरा खान। ओह माय गॉड। यस, मायरा खान इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और मायरा खान का उसमें ऐसा रोल है कि लोग उसको मुद्दत तो याद रखेंगे। और बता आपको हीरो कौन है उसमें? उसमें हीरो है वहाज अली। उसकी शूटिंग चल रही है आजकल, जबरदस्त। आजकल वही शूटिंग चल रही है। दोनों अच्छे भी लगते हैं साथ में। हाँ एग्जैक्टली। और फर्स्ट टाइम दोनों साथ में आ रहे हैं एज अ ड्रामा। पहले उन्होंने ऐड किया था, तो अब वहाज का ऑलमोस्ट 45 डेज का शूट बाकी है सबके साथ में कास्ट का। अभी उन्होंने हाल ही में क्लाइमेक्स शूट किया है और उसमें उन्होंने पूरी आग लगाई है मायरा के इर्द गिर्द। बड़ा कोई खास सीन है जो लोग वेट करेंगे। मिट्टी दे बाबे में वैसे तो अमर खान भी हैं, हिना अफरीदी भी हैं, जुनैद खान भी हैं, लेकिन जो मेन दो स्टार्स हैं वो कौन है? वहाज अली और हमारी बहुत ही प्यारी माहिरा। देखिए एक बात तो वैसे, मायरा में जो क्लास है ना, मायरा की क्लास को बहुत सी लड़कियां कॉपी तो करती हैं, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाती। मायरा नोज द मैजिक हाउ टू कैरी हरसेल्फ। Actually she's natural. उनकी ड्रेसिंग, उनका अटायर, उनका मेकओवर, she is excelling everywhere. That's why she's the face of Pakistan to represent internationally. I think it's too good. Yes. चलिए जी, अभी सबा कमर जो है वो भी एक और ड्रामे में काम करने जा रही हैं। एक बड़ा मशहूर अभी इंसिडेंट हुआ था, उससे रिलेटेड उस पर बात करते हैं। हाँ बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वो ड्रामा जो है वो कब आ रहा है, क्योंकि उसके बारे में कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं लेकिन इंतजार भी कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो एजाज भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, ड्रामा से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और उनके जो कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, बड़े अमेजिंग होते हैं। एजाज भाई, सबा कमर से रिलेटेड भी एक खबर सामने आई जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की कि क्यों भाई इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, पिंकी जैसे कैरेक्टर को, और कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि इसके रिव्यूज़ क्या हैं, इनसाइड स्टोरी क्या है, कौन बना रहा है ड्रामा, कब बन रहा है, स्टार्ट शूटिंग कब होगी, सारा कुछ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी सेवन स्काई ने ही एक स्टेप उठाया है। वैसे तो अनाउंसमेंट किया, बना नहीं है अभी तक, अनाउंसमेंट है। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ इस पे, मुझे सबा ने ब्लॉक कर दिया, पता आपको? Why did she block you? ये बातें कौन बताएगा आपको लोगों, जैजी बताएगा आपको। देखिए सबा की मैंने कुछ क्रिटिसाइज की थी बर्थडे वगैरह, बर्थडे पे थोड़ा बोल्ड स्टेप्स लिए थे उन्होंने, और वो अजीब सी कंपनीज थी, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। हालांकि मैंने सबा की पूरे साल तारीफें की, देखो आपने, पामाल में शानदार थी, केस नंबर 9, मोम्मा। लेकिन देखिए आप इन पे क्रिटिसाइज करें, ये आपको यू नो करते हैं। खैर छोड़े इस बात को, चलते हैं आगे। देखिए ड्रामा मेरा अपना कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया लोगों को कि अनाउंस तो आपने ड्रामा कर दिया, लेकिन इस वक्त सारे सेलिब्रिटीज लाइक शमून अब्बासी ने, नुमान हबीब साहब ने, और बहुत सारे इवन जो हमारी मिनिस्टर्स भी कह रही हैं कुछ पंजाब की कि प्लीज इस पर मत बनाए ड्रामे को मत बनाए। पता है क्यों होता क्या? सबा के आने से पिंकी का जो कैरेक्टर है, जो कितने बुरे काम करती रही हैं, उन लोगों में क्या फैलाती रही हैं, क्या गलत चीजें फैलाती रही हैं वो सप्लाई, तो वो एक ग्लैमराइज होके आ जाएगा। और हमारी, मैंने पहली बात कि जेनजीज जो है ना बेचारे, उनके अभी भोले कच्चे जहन है, उनको आप जिस जगह मोल्ड करोगे, कहते हैं ना जहां मोल्ड करो वहां चल पड़ते हैं। उनका कसूर कभी भी नहीं होता, कसूर हमारा बड़ों का है। हमें, मेरा अपना ख्याल है कि ड्रामा उन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन द प्रेशर इज ऑन देम। मे बी ये ड्रामा शायद ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि देखिए होता ये है कि ड्रामा का टॉपिक तो ठीक है, चलिए आप उनका, लेकिन आप पता करते क्या हमारा ड्रामा वाले करते क्या है, उनका इबरतनाक अंजाम दिखाएंगे सिर्फ आखिरी किस्त में। पिछली 25 किस्तों में वो कैसे ग्लैमराइज हुई, उसने कैसे वो कंपनी ज्वाइन की, और फिर वो सबा कमर होंगी तो फिर ग्लैम तो होगा। सबा जी क्यों काम करेंगी विदाउट मेकअप, आपस की बात है, तो फिर ग्लैम। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दैट, ये आपको पता होगा क्यों विदाउट मेकअप काम नहीं करती, बट आई हर्ड कि नहीं कर लेती हैं विदाउट मेकअप काम। वो आपको लगता है ना, ऐसा कुछ ना हो। मैंने कहा मैंने सुना है कि वो कर लेती हैं बगैर मेकअप के भी काम। ये बस बातें सुनने की हद तक अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। सो मेरा अपना ख्याल है कि आई कंडेम दिस एक्ट, लेकिन ड्रामा अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास
प्रोग्रेस नहीं हुई है बिकॉज अभी प्रेशर है पे सही कि लेट्स सी प्लस माइनस हो रहा है कि होता है कि नहीं होता, देखते हैं, वेट विल टाइम विल टेल, राइट? सही, बिल्कुल हाँ। चलिए जी, नेक्स्ट बताएं आप, और कोई अपकमिंग ड्रामा है? ड्रामे देखते हैं ना, हाँ, टॉप 5 ड्रामास पे आ जाए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उस पर आ जाए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए लोग इंतजार करते हैं हमेशा मेरे हफ्ते पे, मेरी उस पे बातों पे कि कौन सा ड्रामा टॉप पे जाए। देखिए ड्रामे इस वक्त मेरी बहुत नजर बन में तो रहे हैं, बस आप तेरा जान- साथ हो। मैं उसी से स्टार्ट कर रहा था। नंबर 5 पे जनाब बस तेरा साथ हो। देखिए सना जावेद और फरहान एक अच्छे एक्टिंग कपल है, लेकिन मेरा देखिए मैं आपको बता, मैं थोड़ी बातें करता हूँ जो सच होती हैं। हाँ। देखिए आपके इर्द गिर्द जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप दोनों को दिखा रहे हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स। अब एक की एज, दोनों में क्या बोलूं, एज का छोड़े उसको, लेकिन दोनों बड़े हैं अपनी एज से। और सना ने अपने मुंह पे बहुत ट्रीटमेंट्स करवाई हुई हैं, वो ना एक मतलब दोनों जेल इन नहीं कर पा रहे उस यूनिवर्सिटी के अटायर में। लेट देम, मतलब वो दोनों अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इट वुड हैव बीन मोर बेटर अगर थोड़े आपने यंगस्टर्स ले लिए होते। इजाज भाई कैरेक्टर जरूर आप सही कह रहे हैं कि कॉलेज के लिहाज से वो कैरेक्टर थोड़े अनफिट हो सकते हैं, लेकिन सना ने जो लास्ट एपिसोड में एक्टिंग की है ना, जब वो घर से निकाल देता है उसका भाई उसको, ये हाँ, तो मानना पड़ेगा, तो ये मैं वो इस पे आ रहा उन्होंने था मतलब कि- लोगों के दिल छू लिए, बहुत जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, और बिल्कुल देखिए- नेचुरल, ऐसा लग रहा था कि खो रहे थे लोग उनके उस कैरेक्टर में। अच्छा देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं अब शायद कहानी थोड़ा चेंज होगी बिकॉज अब शादी, अब दोनों की शादी होगी ना, तो अब दोनों चैप्टर से निकल जाएंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो अभी घरों में जाएंगे तो शायद कहानी विल बी मोर बेटर। बट स्टिल देखिए कासिम ने बनाया ड्रामा, कासिम इज अ माइस्ट्रो, वो जब ड्रामा करता है शानदार करता है, मैं उसको मानता हूँ। सो फरहान एंड सना, हाँ, और वो गुड जो जॉब। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे बहुत कुछ हैपनिंग्स भी है इस ड्रामे में, सिर्फ यही नहीं है, बहुत चेंजेस भी होंगे। हाँ बिल्कुल आई गेस कि इनकी शादी होगी, फिर सना उनके घर जाके रहेंगी और फिर वो इनसे बदला लेंगी एंड ऑल दैट। वैसे एक बात कहूं मैं आपसे, जी जी आप जानती सब कुछ है, अनजान बनती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ड्रामास फॉलो करती हूँ तो मैं इसलिए जो है वो आपसे तो हम रिव्यूज ले रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, आपसे तो हम पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। जी जी जी। आई नो। नंबर 4 पे चलेंगे। नंबर 4 पे राजा लंदन का एक लंदन बाजार बनाया हुआ है, और उसके अंदर समर जाफरी हैं, स्लम्स में रहते हैं, साथ में जावियार नोमान है, पॉलिटिकल पार्टी है उनकी, साथ में अली वसी काजमी है, हीरोइन अमीमा है। ये ड्रामा मैं तो फॉलो किस तरह नहीं से करी वैसे। हाँ आप फॉलो करो, ये ड्रामा अच्छा है, खासतौर पर आप लोगों की जो यंग एज है उनके लिए अच्छा है। और राजा लंदन का यू शुड वॉच इट, इट्स अ नाइस प्ले, इट्स गोइंग गुड, राइट? नंबर 3 वी हैव जंजीरें, आपका फेवरेट कैरेक्टर जंजीरें। लेकिन क्या करें, सजल तो अब सैड हो गई उसमें, इजाज भाई। देखिए सज्जल भी सैड हो गई, अब सज्जल के जो हस्बैंड है वो मर गए हैं ड्रामे में, और अब सज्जल छुपी हुई है पानी की टैंकी में, लेकिन निकल आएंगी, आज निकल आएंगी, फिक्र मत करें आपकी तलाक के लिए। और अभी आप बताओ मैं एक बात आपको, अंदर की बातें कौन बताएगा आपको? अभी टोटल 12 किस्तें हुई है ना, अभी 24 किस्तें नाजरीन और बाकी हैं। क्या बात करते हैं आप? मैं गुस्से में इसलिए आया था उस दिन कि देखो आपने एहसन खान को मार दिया, आपने अमीर गिलानी को मार दिया, तो 24 कैसे चलनी कैसे हैं? सज्जल पे, उस्मान पे और दानियाल पे, बस क्या बातें करते हो। लेकिन एक बात है, ड्रामा के व्यूज आ रहे हैं, लोग रिलेट कर रहे हैं ड्रामे से, ड्रामे का ओएसटी, ड्रामे का एक अटायर इज फैब, इट्स अ ग्रैंडियोर, इट्स अ ग्रैंड ड्रामा। तो जंजीरें क्लिक तो कर गया, हिट तो हो गया, मतलब नजर आता है वो तो एक। देखिए सज्जल जो है ना, बताऊं आपको बात, आई लव हर एक्टिंग, क्या एक्ट्रेस है आप सज्जल, छा जाती हैं, और आप तो दीवा हैं, मतलब वन ऑफ द फाइन एक्ट्रेसेस वी हैव इन पाकिस्तान, राइट? तो thumbs up. नंबर 2 पे चलेंगे जनाब। हाँ बिल्कुल, नंबर 2 पे चलें, बिल्कुल। नंबर 2 पे हैं हमारे आपके सबके फेवरेट शेदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी। फिरोज खान की थोड़ी बदकिस्मती रही कि बीपी उन पे एक ऐसा वो आया था टाइम जिसमें वो काम कम कर पाए, लेकिन अब फाइनली प्रोड्यूसर्स ने उनको एक्सेप्ट करना शुरू किया है, और यहाँ पर उनको अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, आगे भी कुछ उनके अच्छे ड्रामे आ रहे हैं। उनका नेक्स्ट ड्रामा नवाज सईद के साथ है। लेकिन शेदाई की बात करूंगा, शेदाई क्यों चल रहा है, हर एपिसोड के 10-10 मिलियन व्यूज क्यों आ रहे हैं? हाँ जरा ये बताएं भाई। रेटिंग, हाँ, और रेटिंग क्यों आ रही है? क्योंकि ये एक बड़ी गिलौर प्रोडक्शन है पहली बात तो। कहानी सिंपल होती है कि दुनिया में कहते हैं 8 ही कहानियां बस, उनको किस तरह जोड़ना मोड़ना है वो हमारा प्रोडक्शंस का आता है। ये भी 7 स्काई का ड्रामा है, और ड्रामा शानदार है। फिरोज खान इज द बेसिक कॉज। फिरोज खान की एंट्री, उसकी एक्टिंग, उसका जो पूरा मेकओवर है, इट्स ह्यूज। साथ में ऑल्सो है बुशरा अंसारी इन द ड्रामा, साथ में सपोर्टिंग कास्ट अच्छी है, और ड्रामा
सुकून से चल रहे हैं, बड़ी स्लो पे, मगर मजेदार उसमें पेस पे। उसमें बुशरा आपा का जो कैरेक्टर दिखाया है वो कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है, लेकिन उसमें जो उनका दादी वाला कैरेक्टर दिखाया ना, जिसमें वो एक के साथ जो है जस्टिस कर रही है, दूसरे के साथ जस्टिस नहीं कर रही, वो थोड़ा मेरे लिए मुझे हर्ट कर रहा था। उसमें देखिए, मैं बताऊं उसमें क्या होगा, उसकी सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी विद इन कमिंग। पता होता क्या है, पहले एक पास्ट है ना, उनकी माओ का पास था, उसकी बेटी जो घर छोड़ के भागी थी, तो सब कुछ अभी दिखाएंगे आपको, ऐसा ऐसा चीजों को अनवील कर रहे हैं, एंड यू विल गेट द आंसर, नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड द व्यूज आर ह्यूज ह्यूज ह्यूज। एंड नंबर 1, टन टन, किसके सर पे ताज जाएगा नंबर 1 का, बताएं। इस वक्त जो ड्रामा, नाजरीन, अगर आप चाहते हैं ना कि एक्टिंग क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, तो हर जुम्मे हफ्ते की रात 8 बजे डॉक्टर बहू, एक लड़की डॉक्टर बन के बहू आई है, एक डॉक्टर उनके खानदान में, कुबरा खान वो रोल कर रही हैं, साथ में उनके शुजा असद हैं, हाजरा यामीन द पावर हाउस ऑफ टैलेंट, सबा हमीद, शहजाद नवाज, मीरा सेठी, ये सब मिलके, और एक और बात, द कैप्टन ऑफ द शिप इज महरीन जब्बार। महरीन जब्बार जब काम करती है ना, तो फिर वो नजर आता है। महरीन ने जितने भी ड्रामे किए हैं ना, वो क्लासिक जैक्सन हाइट्स देख लो, मताए जहां है तू, अब पता नहीं कितनी लंबी, लेकिन इसकी बात करेंगे कुबरा खान, वेल डन। लेकिन जो लास्ट एपिसोड गुजरा ना, उसमें हाजरा यामीन ने कोई ऐसी एक्टिंग कर दी, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, मैंने मिस किया है वो एपिसोड। यू शुड वॉच इट, यू शुड वॉच इट। इट्स अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ हाजरा यामीन। सही, बिल्कुल। चलें जी, ये तो बड़ी डॉक्टर बहू नाजरीन, कराची, हैदराबाद, ज्यादा मेरी सुनने में देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड, आप सबके लिए डॉक्टर बहू देखो। और जो नए एक्टर्स जो खासतौर पे एक्टिंग सीखना चाहते हैं ना यार, प्लीज वॉच दिस ड्रामा, यू विल लर्न एक्टिंग, होता क्या एक्टिंग। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। उसको पिक्चराइज भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसका शूट भी बहुत अच्छा हुआ है। उसकी जो कहना चाहिए ना कि वो एक एस्थेटिक है, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब जिस जगह, एक बात का दाद दूंगा आपकी, आप समझती हैं सारा शोबिज़ को, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। सही बात है। तो उसके जो एस्थेटिक्स है ना, वो बहुत जबरदस्त है। जिस जगह वो शूट हुआ है, और मतलब जिस तरह की बात हो रही है, वो उस तरह की ही जगह दिखाएंगे। देख लें आप, ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब बस ऐसा होता है ना कि भुगता दिया, मतलब भुगता दिया है सीन, चले जी ठीक है, इधर खड़े होकर कर दिया, या फिर उधर खड़े होकर आपने शूट कर लिया, इस तरह नहीं है। प्रॉपर ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज करके करते हैं उसको। अगर देखिए वो खाना खा रहे हैं तो उनका मेकअप खाने वाला ही होगा। ये नहीं कि पूरा ग्लॉस लेके बैठ गए खाने पे, ऐसे नहीं हो रहा। पूरा होमवर्क करके आती मैरीन, और वो डॉक्टर बहू के व्यूज चाहे थोड़े कम हो एज कम्पेयर टू शदाई, लेकिन जो ओवरऑल पैकेज है, रेटिंग लगातार वो ले रहा है, टीआरपी रेटिंग लगातार आ रही है। एंड डॉक्टर बहू इज अवार्ड विनिंग ड्रामा, उसको प्लीज सारे अवार्ड्स पकड़ा दीजिएगा, इट्स टू गुड, ह्यूज। चले जी, गलत। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं एक्टर्स पे, एक्टर्स ग्रोथ इस साल में आपको क्या लग रहा है? कि कौन सा जो एक्टर है, अभी मैं एक्टर की बात करूँ, एक्ट्रेस की बात नहीं करूँ, भी करती हूँ, कि कौन सा जो एक्टर है इस साल आपको लग रहा है कि वो सारे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ देने हैं और अवार्ड भी मिलेगा? देखिए मैं एक बात अभी जो हाल ही में गुजरा है ना टाइम, वो तो बिलाल अब्बास का टाइम था। बिलाल अब्बास और हानिया इस वक्त जेनजीज के फेवरेट्स हैं। आप लोग उनके हर चीज को स्टॉक करते हैं, चाहे वो एड भी करें, चाहे वो कुछ भी करें। और उनका ड्रामा देखा होगा आपने, मेरी जिंदगी, वो भी आसिम ने गाया है। ओह माय गॉड, क्यों गा रहा हूं मैं? देखिए फिर आप बिला वजह इतनी बुराइयां करें आसिम अजहर की। देखिए मैं वो उस गाने की बात कर रहा था, लेकिन ये गाना तो खैर है ही क्लासी। लेकिन अब जब मैं आगे की बात करूं, अगर मैं मतलब यू हैव हर्ड द टॉक, वहाज अली का ये साल होने वाला है। अगर ये ड्रामे दोनों मिट्टी दे बावे, और ये दोनों ड्रामे आते हैं टाइम पे ना, तेरे बिंटू साल के एंड तक आ जाएंगे, साल के लास्ट क्वार्टर में, तो वहाज अली की लाइफ के 2 बेस्ट ड्रामे उनका वेट कर रहे हैं आने के लिए। मिट्टी दे बावे विद मायरा खान एंड तेरे बिंटू विद यमुना ज़ैदी। अच्छा इजाज भाई, वहाज का एक और ड्रामा था जो कि बड़ा हिट भी हुआ, लोगों ने उसमें उनको पसंद भी किया, लेकिन वो मेरे नाम से शायद, मेरे जहन से शायद वो नाम इसके पूरा है, सुन मेरे दिल, सुन मेरे दिल। हाँ, सुन मेरे दिल, बिल्कुल। उसके थोड़ा सा बताएं कि उसका क्या रिव्यूज रहे वो लोगों में। देखिए, हाँ बताएं। जी जी, देखिए सुन मेरे दिल की बैड लक ये रही कि द केमिस्ट्री बिटवीन माया अली एंड वहाज डिडंट कम आउट ऑन द स्क्रीन्स।
थोड़ा कास्टिंग का प्रॉब्लम हुआ। हालांकि वो ड्रामा का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। खलील साहब जब लिखते हैं, फिर चाहे आप उनसे नफरत करें, चाहे उनसे आप प्यार करें, बट ही इज द राइटर। बिल्कुल, राइटिंग में बेस्ट है वो। राइटिंग में बेस्ट है। लेकिन ऐसा क्यों लगता था कि आप जितनी देर में वो आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो हम शायद कोई पड़ोसी मुल्क का ड्रामा देख रहे हैं, बंदा पानी पी के भी आ जाए, दरवाजा खोल के भी आ जाए, मतलब वो सीन वहीं का वहीं है, अभी चल ही रहा है, वो सीन खत्म नहीं हो रहा। देखिए अब वही होता है ना कि मैंने कहा ना आपसे, जब राइटिंग भी अच्छी हो तो साथ में डायरेक्शन थोड़ा आ जाए, टेक्निकल चीजें आ जाए, तो मिला के पूरी टीम बनती है। कभी कभी राइटिंग बहुत शानदार होती है लेकिन उसको उस तरह एग्जीक्यूट नहीं किया जाता ऑन द स्क्रीन विद द स्टार्स। वहाज और माया की वो केमिस्ट्री ऐसे में लोगों के जिम्मे एक हैंगओवर था तेरे बिन का, और साथ ही आ गया सुन मेरे दिल बाद में एक साल। तो फिर वो बस लोग उसको जेल नहीं कर पाए, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि तेरे बिन का पता ना आपको, वो तो एक वर्ल्ड वाइड सब कॉन्टिनेंट, इट वाज अ ह्यूज हिट। तो वो फिर उसको थोड़ा मसला हुआ, लेकिन ओवरऑल ड्रामे के व्यूज काफी आए हैं। उस ड्रामे के व्यूज तो बहुत आए थे, लेकिन वो हिट नहीं हो पाया। उससे क्रिटिकली बात करूंगा, ठीक है ना। ये साल आपकी नजर में वहाज का है? वहाज 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 बिल्कुल जबरदस्त। एंड एक्ट्रेस से बात करें तो मुझे लगता है कि अभी आपके लिए सबके लिए एक और खबर लाया हूं जनाब। जी जी। अब पिछले हफ्ते शूटिंग स्टार्ट हो गई है। हानिया आमिर का नया ड्रामा, बड़े लोग पूछते हैं मुझसे हानिया क्या कौन सा ड्रामा करी, तो हानिया नया ड्रामा कर रही हैं। बदर महमूद डायरेक्टर, जिन्होंने बनाया था कभी मैं कभी तुम। अभी हीरो की तलाश जारी है सारी, क्योंकि असली पहले हीरो थे बिलाल अब्बास। अच्छा। लेकिन बिलाल ने एक्सक्यूज कर लिया कि मैं हज करने जा रहा हूँ, तो उनके मुजाहरा बोल का टायर हज का था, तो चले गए। तो अब हानिया के लिए हीरो ढूंढना आसान काम तो नहीं है। तो 3 लोग क्यों में हैं? कौन कौन से हैं? आहद रजा मीर के पास स्क्रिप्ट गया हुआ है, शुजा असद है, आहद के साथ और एक अच्छा, खैर अच्छा। हाँ, देखिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि अब हानिया के लिए प्रॉब्लम है कि हानिया इज अ बिग स्टार ना। अब हानिया के साथ, और थर्ड नाम है नमीर खान। अब प्रॉब्लम ये कि हानिया भी तो अमेरिका में है, लेकिन शी विल सून जॉइन द शूट। लेकिन शूट वैसे स्टार्ट हो गई ड्रामे की सपोर्टिंग कास्ट के साथ। लेकिन अब जो ये साल भी मेरे ख्याल में हानिया का होने वाला है, क्योंकि हानिया जब भी कोई स्क्रिप्ट करती है ना, फिर वो नजर आता है। और हानिया की इस वक्त अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। शी हैज द मोस्ट टॉप नॉच इंस्टाग्राम फॉलोइंग इन पाकिस्तान, इंस्टाग्राम। यस। और प्लस फोर्ब्स 30 में आ गई है वो, इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में। तो और क्या चाहिए उनको? 30 अंडर 30, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस फिर ये मेरे वहां पर हानिया और यहाँ पे वहाज, ये मेरे दो इस वक्त प्रेडिक्टेड हैं कि 2 शानदार जाएंगे। These dramas will click inshallah. Done है ना? चलें जी, बहुत शुक्रिया एजाज भाई के वक्त के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब भी एजाज भाई से बात करते जब भी एजाज भाई से बात करते हैं तो भाई आपको पता चल जाता है क्या चल रहा है ड्रामा इंडस्ट्री में और क्या कुछ होने जा रहा है, कौन कौन से नए ड्रामाज आ रहे हैं। तो ये तो हमने आज आपके साथ में शेयर किया। अच्छा जी, अब ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि क्या आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं। माइंड रीडिंग जो है वो कैसे की जाती है, क्या आप अपनी सोच को किसी दूसरे के दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है ना बड़ा नामुमकिन सी चीज़। लेकिन इस पर बात करेंगे डॉक्टर मोइज से, जो कि हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक पर। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो वो थोड़े से टेक्निकल या टेक्निक वाले टॉपिक होते हैं, लेकिन वो होते बड़े आसान टॉपिक हैं समझने के लिए। और आसान अल्फाज में अगर मैं आज के इस टॉपिक के बारे में बात करूँ तो वो ये है कि माइंड रीडिंग क्या है। मतलब आपकी जो माइंड की पावर है वो क्या है। आप अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आप अपने थॉट्स किसी दूसरे के दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोइज़ ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और वो माइंड पावर के हवाले से है, आपके ब्रेन पावर के हवाले से है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर एक शख्स एक चीज़ सोच रहा है तो वो दूसरा शख्स भी सोच ले या वो थॉट्स उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये प्रैक्टिकली इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। हाँ। स्टैनफोर्ड ने, हार्वर्ड स्लीप यूनिवर्सिटी ने, बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, बड़ी तहकीक है और ये डेफिनेटली मुमकिन है। मगर स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि मौलाए कायनात की एक खिताब में एक टेक्निक उन्होंने बताई थी। जो खिताबात हैं उनके खुतबे हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें एक जगह बताया गया था, एक तरीका है कि आप अपने जहन के ख्यालात किसी की दूसरे में मुंतकिल कैसे कर सकते। अब चूंकि अब साइंसी दौर है और ये हर चीज़ जो है वो लेबॉरेटरी में प्रूव होती है, तो मैं
समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह मुमकिन है। देखिए होता ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेव्स होती है, जिनको गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये मेन 5 किस्म की वेव्स होती है। सही। और ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में एक वक्त में 2 कम से कम ब्रेन की वेव्स होती है, जिनको हम ब्रेन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी सामने वाले की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो, तो आप जो सोचते हैं या ख्यालात जो आपके होते हैं, अगर फीलिंग्स हैं उनके अंदर, तो वो सामने वाले शख्स कैच कर लेता है। इसको इस तरह समझे कि नासा कहती है कि जो हमारे अतराफ में स्पेस है, हर चीज स्पेस है, वाइब्रेट्स एट 10 साइकिल्स पर सेकेंड, 10 CPS पे वाइब्रेट करती है। तो अगर कभी कभी नोटिस किया हो आपने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आने वाले वाकयात का पहले से पता चल जाता है, जैसे ख्वाब आ जाते हैं, सच्चे ख्वाब आ जाते हैं, या फीलिंग आती है कि आज वो शख्स आएगा और वो शख्स आ जाता है। तो उस वक्त हुआ ये कि अगर किसी शख्स ने इरादा किया कि मैंने आज आके आपसे मिलना है, तो उसके उस इरादे के वक्त अगर आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल्स पर सेकंड पे किसी लम्हे चली जाती है, तो उसका थॉट आप कैच कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपने कैसे किया। तो ये अनकॉन्शियसली आप करते हैं, मगर हो जाता है। तो ये तो एक सिस्टम इस तरह चलता है। सही। अब जहां तक भेजने का ताल्लुक है, तो उसकी बहुत सारी टेक्निक से सूफिया कराम भी बताते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट भी बताते हैं, माइंड साइंसेस के लोग भी बताते हैं जी। अब उसका तरीका ये होता है कि पहले तो फीलिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रहे, हर ख्याल सोच नहीं बनता, ख्याल आता है चला जाता है। सही। जिस ख्याल पे आप तवज्जो मरकूज करते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सोच में कन्वर्ट होती है। और सोच के साथ अगर आपकी फीलिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सोच में ताकत बहुत मिलती है। तो एक तरीका तो ये कहते हैं, जिसको टेलीपैथी कहते थे, मगर अब तो टेलीपैथी एक बहुत पुराना टर्म हो गया। इसको बेसिकली इस वक्त मेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। सही। अब मेंटल कम्युनिकेशन में ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी सिविलाइजेशन थी माजी में, जिनके दिमाग में इतनी ताकत थी कि वो मेंटली कम्युनिकेट करते थे। अब आप देखें, हाथी कम्युनिकेट करता है अपने गौल के साथ, मछली डॉल्फिन करती है, गौल के साथ कम्युनिकेट करती है, चूटिया कम्युनिकेट करती है। तो इंसान में तो अल्लाह ने सलाहियत दी है, मगर ये सलाहियत कभी उसने उसको डेवलप नहीं किया, उसको सीखा नहीं, क्योंकि सलाहियत तो मौजूद है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो अब उसका तरीका ये है कि जी आपने जिस शख्स के साथ मेंटली कम्युनिकेट करना है, तो पहले एक आम तरीका बता दूं, फिर एक खास बता रहा हूं। पहले आम तरीका बताइए सर, फिर हम आपने आंखें बंद की और आंखें बंद करके उस शख्स का तस्वुर अपने जहन में लिया, यानी जैसे वो आपके सामने हो। और उसके बाद आपने सरगोशी में विस्परिंग में 3 दफा उसका नाम पुकारा, मगर उस वक्त शर्त ये कि आप बहुत ही रिलैक्स स्टेट में हो। यानी आपने या हो सकता है 50 से उल्टी गिनती गिने, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाए, फिर उस शख्स का तस्वुर ले अपने सामने, और फिर आप सरगोशी में 3 दफा उसका नाम पुकारे। नाम पुकारने के बाद एक जुमला जो आप चाहते हैं कि आप उस तक पहुंचाए, जैसे तुम मुझे फोन करोगे, या मेरे पैसे वापस दोगे, या कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं जो विद इन एथिकल एंड लीगल बाउंड्स में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे इसमें। और उसके बाद फीलिंग पैदा करें और फिर तस्वुर करें कि उस शख्स ने वो काम कर दिया, यानी आपने फ्यूचर को प्रेजेंट कर दिया है कि वो हो चुका है काम, या कर रहा है, या हो चुका है। यानी फ्यूचर से, क्योंकि जो फ्यूचर है ना, आप कह रहे हैं कि वो फोन करोगे तुम मुझे, वो फ्यूचर है। फिर तस्वुर करें कि वो काम कर चुका है, या कर रहा है, या फोन पे बात हो रही है आपकी, या वो फोन कर चुका है। उस वक्त फीलिंग पैदा करके तस्वुर करें कि ये चीज हो चुकी है, और उसके बाद अपने तस्वुर में उसका शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद अपनी आंखें खोले। ये 3 से 4 रात मुसलसल करें, आपको हैरत होगी, उस शख्स को आपका मैसेज मिलेगा। याद रहे, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना, आवाज की ट्रेवलिंग अलग चीज है। उसको फीलिंग आएगी कि वो ये काम करे, वो आपके पैसे वापस दे दे, आपको कॉल कर ले, आपसे मिलने आ जाए, आपकी बात सुन ले। तो हमारे कई शागिर्दों ने, ये बड़ी फैक्ट है, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, वीजा के इंटरव्यू से पहले इन्होंने काम किया, उनको वीजा मिल गए। अच्छा।
एक तो हमारा स्टूडेंट था, चाइनीज था, फैसलाबाद में। हाँ। उसने तो बाकायदा जब ये अमल शुरू किया, उसका इमिग्रेंट वीजा था कनाडा के लिए, तो उसने जब आंखें बंद किया, उसे पता नहीं कि कौन वीजा ऑफिसर होगा। हाँ। उसे तो नहीं पता था, तो तसव्वुर नहीं ला सकता था। हाँ। मगर जैसे आंखें बंद करके उसने कहा कि वो शख्स जो फला तारीख को इतने बजे मेरा इंटरव्यू ले, वो मेरे सामने आया, तो उसने एक शख्स को देखा, अपने तसव्वुर में देखा, बंद आंखों से एक छवि देखी एक तरह से। और उसके बाद उसको मोटा सा कोई आदमी था, उसके बाद उसने कहा कि मैं आऊंगा और मेरी कोट की सामने वाली जेब में लाल रंग का रुमाल हो, तो जैसे ही तू रुमाल देखेगा तू पहचान जाएगा कि मैं कौन हूं और तू मुझे वीजा दे देगा। उसके बाद वो 3-4 रात ये करता रहा। जिस वक्त वो इंटरव्यू पे गया है, खुदा गवाह, उसने खुद मुझे ये बात बताई कि सर मैं शॉक्ड हो गया। उसकी चाइनीज रेस्टोरेंट थी पीपल्स कॉलोनी के अंदर फैसलाबाद में। अब वो इमिग्रेंट होकर चला गया कनाडा, रेस्टोरेंट बेच दी उसने। हाँ। उसने कहा सर मैं पहुंचा हूं, वही मोटा शख्स मेरे सामने बैठा था जिसको मैंने अपने तस्वीर में देखा। उसके बाद उसने मुझसे एक दो सवाल किए और पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरा लाल रुमाल देखा होगा, नजर पड़ी होगी, जाहिर सामने था। अच्छा, जब वो लाल रुमाल बेसिकली उसने ट्रिगर बनाया था। हाँ। अब जैसे लाल रुमाल दिखा होगा, उसके तहते शऊर ने कहा होगा कि इसको वीजा देना है, उसको फीलिंग पैदा हुई, उसने उसको वीजा दे दिया। पहले इंटरव्यू में क्लियर हो गया, उसको इमिग्रेंट वीजा अप्रूव हो गया उसका। सही। ऐसी कई जगह ऐसा हुआ है। हाँ। और ये मेंटल कम्युनिकेशन लोग करते हैं और बड़ी कमाल का करते हैं, मगर इसको एक्सप्लॉइट मत करना। असल में वो जासूसी नॉवेलें अब तो इतनी नहीं आती। किसी जमाने में पाकिस्तान में बड़ी जासूसी नॉवेलें पढ़ते थे और रोमांटिक नॉवेलें पढ़ते थे। अच्छा। उसमें जो लिखने वाला राइटर होता था वो बड़ी चीजें लिखता था, लोग बड़े फैसिनेट हुए। मगर इसके लिए थोड़ी सी तरबियत चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, वरना इस तरह आपके अपने थॉट पे आपको कंट्रोल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर वो थॉट पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा सर, इसका आप एक और प्रैक्टिकल कुछ बताने वाले थे, वो हमारे साथ में शेयर कीजिए। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी। जब कोई ऐसा सिलसिला हो ना कि जहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने किसी को पैसे दिया हो वापस नहीं दे रहा, ये मुश्किल मरहला होता है। जी सर, बहुत मुश्किल मरहला होता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि पैसा हो सकता है उसकी नीयत भी हो मगर उस वक्त ना हो उसके पास, या वो नीयत खराब हो गई हो। उसका तरीका ये है कि रात को सोने से, अब मिसाल के तौर पर हम नाम लेते हैं मकसूद साहब, उन्होंने पैसा देना है आपका, ठीक है, और आपको यकीन है कि मकसूद साहब के पास पैसा है। ये बड़ा जरूरी है कि आपको यकीन होना चाहिए कि उसके पास पैसा है। हाँ। मगर वो नहीं करे, ठीक है। सही। अब आप सोते अपने आंखें बंद की, आपने गहरी सांसें ली, कुछ अपने बॉडी को रिलैक्स किया, उल्टी गिनती गिननी, 50 से गिनने के बाद आपने ये कहा कि जब मकसूद साहब का माइंड रात के किसी पहर इस काबिल होगा कि मेरा पैगाम वसूल कर ले, तो मेरी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। यानी when Mr. Masood is in a receptive mode in this universe, my eyes will open automatically. ये कह के आप सो गए। अब रात के किसी पहर या अर्ली मॉर्निंग फजर से पहले आपकी आंख खुलेगी, खुद ब खुद खुलेगी। जैसे ही आंख खुली, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि मकसूद साहब इस वक्त सो रहे हैं या जाग रहे हैं या जिसी कैफियत में भी है, इनका माइंड इस वक्त ओपन है आपका मैसेज रिसीव करने के लिए। तो अब आपने फौरन बैठ गया, बिस्तर पे बैठ गए और आपने मकसूद साहब का तस्वीर करके सलाम किया और कहा कि मकसूद साहब मैं बड़ा गुजारिश करता हूँ मेरे पैसे आप वापस कर दें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। फिर आपने तस्वीर करना कि वो आपको पैसे दे रहे हैं, वो भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। उसके बाद आप सो जाए। ये 4-5 रात आपने करना है, क्योंकि असल मसला क्या होगा, आपकी आंख खुलेगी, आपका दिल नहीं चाहेगा करने का, क्योंकि इंसान नींद में से उठता है। 4-5 रात आप करें, आपको हैरत होगी मकसूद साहब आपको पैसा वापस दे देंगे। वाह, जबरदस्त। चलें सर, ये तो बड़े जबरदस्त। प्रॉब्लम है कि लोग उठते नहीं है। सही, बिल्कुल सर। इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे और भी कुछ पूछेंगे कि अगर किसी ने किसी को राज़ी करना हो कि किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, या फिर किसी के पैसों का मसला हो, जिस तरह उन्होंने बताया, प्रॉपर्टी का मसला हो, या फिर आपस में कोई झगड़ा हो, उसके लिए क्या ये टेक्निक की जा सकती है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो डॉक्टर मुइज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने टेक्निक बताई है कि अगर आपके कोई पैसे नहीं दे रहा हो तो क्या आप ये टेक्निक कर सकते हैं। अच्छा सर, हर जायज़ ज़रूरत के लिए ये टेक्निक की जा सकती है, फॉर्मूला सेम रहेगा?
जी, जायज शर्त ये, अच्छा आपने कहा, जायज होना बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं, अंग्रेज उसको कहते हैं यूनिवर्स, हम कहते हैं खालिक कायनात, मालिक कायनात की जो जी, जी। कायनात है, जी। उसका जो उसूल है, प्रिंसिपल्स पे चलती है ना पूरी कायनात। जी। उन प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये है कि जायज होनी चाहिए और विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। यानी किसी ने आपका पैसा देना है तो शर्त ये कि उसके पास पैसा हो, अगर नहीं है तो पहले आप ये कोई तरीका अप्लाई करेंगे, कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे कि अल्लाह ताला उसको नवाज दे, उसके पास पैसा आ जाए तो आपको वो दे दे। सही। तो ये विन विन सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रिश्ते की बात होती है कई दफा हाँ। कि वो मान रही है, जालिम महबूब कदमों में आजकल बहुत बड़ा बिजनेस है, ताबीज गद्दे, ये सब चीजें, हाँ। मोस्ट ऑफ देम इट्स यूजलेस। आप किसी के दिल पे जबरदस्ती नहीं कब्जा कर सकते, करना नहीं चाहिए। कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके हक में बेहतर है कि नहीं है। मगर इस टेक्निक से अगर आपको लगता है कि कोई किसी को आप पसंद करते हैं और रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, लड़की के माँ बाप की तरफ से या लड़के के माँ बाप की तरफ से आ रही है, और उसके लिए आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप, लड़की आपको या लड़का राजी लगता है तो फिर आप उनके माँ बाप को बुलाएंगे। इसी तरह रात को सोने से पहले कि जब सफदर साहब जब रिसेप्टिव मोड में होंगे किसी पहर, तो मेरी आंख खुल जाएगी, फिर आप सफदर साहब को सलाम करें, कहेगी जी मुझ में कोई मसला है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी बेटी या मैं आपके बेटे से शादी करना या करना चाहती हूँ। इस तरह आप किसी के साथ करेंगे तो पैसे लेना, रिश्ते का मसला हो। इसी तरह घर में नाचाकियां होती है, मियाँ बीवी में होती है। जो सफर कर रहा है, जिसको तकलीफ हो रही है अपने पार्टनर से, वो रात को ये टेक्निक करे जब उसका पार्टनर सो चुका हो। ओके, अच्छा, ठीक। मतलब हर शख्स रात को कई मर्तबा एक स्लीप में एंटर होता है, उसे रैम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। सही। उसमें वो ख्वाब देखता है। तो जब आप रात को ही अमल करेंगे जो मैंने अभी बता रहा था आपको, उसमें उस शख्स को ख्वाब आएगा। अच्छा, सही। ख्वाब में वो देखेगा कि वो पैसे वापस कर रहा है, या आप उससे कह रहे हैं कि समझौता कर लो, मैं तुम्हारे हक की बात कर रहा हूँ, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, उसको ख्वाब की शक्ल में आएगा। तो 4-5 रात तक करना होगा मुतवातिर, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट देगा। सही। अच्छा सर, ये टेक्निक का तो आपने बता दिया कि 4-5 दिन तक करना होगा। इस टेक्निक को करने से पहले कोई ख़ास आपकी हिदायत होती है, और इस टेक्निक को बाज़ाब्ता तौर पर आप क्या कहते हैं? बेसिकली इसकी टेक्निक से, इसको मेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कहते हैं। सही। इसको स्कैनिंग भी हम कहते हैं। अब इसके लिए पहली शर्त ये है कि आप एक रिलैक्स देखें, आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा में जाना जरूरी है। अच्छा। अल्फा में नहीं गई तो ये काम नहीं करेगी। वो तो फिर सिर्फ ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश, चलते फिरते मैं कोई चीज ख्वाहिश कर रहा हूँ, मगर मेरी फ्रीक्वेंसी बीटा है। बीटा से अल्फा में जब फ्रीक्वेंसी जाती है तो इंसान सोने लगता है, नींद आने लगती है, और बिल्कुल उससे नीचे जाता है तो सो जाता है। तो हमें 50 से गिनती, बाज ऐसे जहन होते हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं, तो उनसे कहते हैं 200 से एक उल्टी गिनती गिनो। तो जब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आना शुरू होती है, बीटा से अल्फा में आती है, हुनूदी होती है। उस वक्त सोना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस कैफियत में ये काम करना है। तो 50 से एक या 100 से एक या 200 से उल्टी गिनती गिनना बहुत जरूरी, प्री रिक्विजिट्स है इसकी। अच्छा, ये इसकी एक्सरसाइज है। सही। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, तो ट्रेनिंग ली है तो वो बड़ा क्विकली हो जाता है। वो तो फिर सारे आपको प्रोग्राम कर दिया जाता है, एक ट्रिगर प्रोग्राम कर दिया जाता है आपके ब्रेन में, आप ट्रिगर को फायर करते हैं, आप उस कैफियत में इंस्टेंटली चले जाते हैं। सही। तो सर इसकी ट्रेनिंग जो है वो किस तरह होती है, कितने दिन की होती है, क्या कुछ होता है सर उसमें? डिपेंड करता है। एक अमेरिकन प्रोग्राम है कॉल्ड सिल्वा मेथड, ये अमेरिका में डेवलप हुआ था। जी। और दुनिया के कोई 110 ममालिक में ये ट्रेनिंग होती है। मैं इसका डायरेक्टर हूँ। पाकिस्तान, ईरान, इराक, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, ये सारी टेरिटरी मेरे अंडर में। अच्छा, तो ये सिल्वर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो हाँ, कोई सिखा नहीं सकता। अच्छा। मेरे और मेरी बेटी उरूज के अलावा कोई सिखा नहीं सकता, मगर हमने कोई 150 के करीब ट्रेनर्स बनाए। उसमें अरबी ट्रेनर्स भी हैं, वो जॉर्डन में कोई सिखा रहा है, कोई सीरिया में सिखा रहा है। और ये ट्रेनिंग बड़ी रिमार्केबल है। इसके रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी रिजल्ट मिलता आपको 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा।
फिर एक 4 डायमेंशन है, ये लोकल प्रोग्राम मैंने डेवलप किया था, इसके जरिए भी होता है। अच्छा। फिर हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर चीज है, वो भी हम करवाते हैं। मगर ये जो सिल्वा और 4 डायमेंशन है, हाँ। ये बेसिकली इसी की तरफ टारगेट करते हैं। ये गोल को अचीव करना, चाहे वो पैसा वापस लेना हो, शादी हो जाना हो, और कोई मसला हो, वीजा का मसला हो, तो ये 2 टेक्निक इसी पे काम करती है। सही सर, अक्सर मतलब इस तरह की इसी पे होते हैं। जी सर, अक्सर इस तरह से खबर सुनने में भी आती है कि घर में चोर आए या खातून को पता नहीं चला और वो हाथों से चूड़ियां उतार के ले गए या घर से सामान ले गए और वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो गए या फिर हिप्नोटाइज हो गए। ये क्या सर टेक्निक है, ये इसी से रिलेटेड है? जी, ये इससे नहीं है। बेसिकली हिप्नोसिस जो है ना, जी उसकी एक ब्रांच निकली दुनिया में 1970 में, उसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो निकली हिप्नोसिस से है। अच्छा। उसको यूज किया जाता है। हमारे एक शागिर्द था लाहौर में, हम NLP की ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग दे रहे थे। तो हमने उससे कहा कि भाई कुछ करके दिखाओ, तो वो लोगों को भेजा लिबर्टी मार्केट में लाहौर में। तो वो जो लड़का था वो बड़ा कमाल का होशियार था, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस भी चाहिए। उसने एक नोट लिया 1000 रुपए का, जिसपे लिखा था ईद मुबारक। याद है बच्चों को देते ईद में, इतना बड़ा ईद मुबारक। वो जाके एक दुकानदार के पास गया, उसने वो NLP की बातें शुरू कर दी। NLP में बातें की जाती है और बातों के अंदर कंफ्यूज किया जाता है सामने वाले को। अच्छा। उसने नोट दिया, कोई 300 रुपए का सामान खरीदा, और अंकल जो वहां पे काउंटर पे बैठे थे, उसने 700 रुपए वापस दिए। ये वापस आया ट्रेनिंग के अंदर, सनफूड होटल में हो रहा था वो। अच्छा। उसने कहा सर मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। मैंने कहा ठीक है, वेल डन, कामयाब हो गए, अब जाके वापस जाओ और इनके पैसे सामान वापस दो पैसे। जब वो वापस गया तो अंकल कहते हो ही नहीं सकता, मैं 40 साल से दुकान चला रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझे नकली नोट नहीं दिया, और तुमने ईद मुबारक का नोट दे दिया, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, उसके नौकर भी जमा हो गए सारे। जब उन्होंने काउंटर खोला तो 1000 रुपए का ईद मुबारक का नोट निकला। वो अंकल हैरान कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये नोट सही था, ईद मुबारक का कैसे हो गया। तो आंखों के ऊपर एक बेसिकली पर्दा डाल दिया जाता है NLP के जरिए, कि बंदे को वो हकीकत नजर आती है जो बंदा दिखाना चाहता है, ना कि वो जो है। तो अंकल बड़े हैरान हुए। फिर इसने उनको पैसे भी वापस किए और कहा अंकल हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारा इरादा आपको कोई तकलीफ या मतलब वो करना पहुंचाना नहीं था, बेइज्जती नहीं करनी थी, तो ट्रेनिंग का हिस्सा था हमारा। उसने अंकल भी बड़े हैरान हुए और फिर वो शख्स वापस आया, 3 दिन ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद वो पंजाब से था, वो चला गया कहीं पे। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त आपने टेक्निक्स जो है वो शेयर की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन बात सिर्फ यही है कि आपने अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City 18।